ऑल राइट फ्रेंड्स, सो कल के लेक्चर में हमने अकाउंटेंसी का डेफिनेशन देखा और हमने बेसिस ऑफ क्या देखा, अकाउंटिंग देखा। तो बच्चों उन्होंने आगे जाके एक जो थ्योरी पार्ट दिया है वो बहुत ही प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है कि बोलते हैं आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो उसमें क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ओके, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आज तक आपको पढ़ाया है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा बट टॉपिक के एंड में पढ़ाऊंगा, बिकॉज जो चीजें जब पढ़ाई जानी चाहिए एक सीक्वेंस होता है बच्चों जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कल जो 3 पॉइंट हमने पूरी तरह से कंप्लीट किए, जिसमें नंबर 1 था कैश बेसिस, नंबर 2 था एक्रूअल बेसिस एंड नंबर 3 था मिक्स बेसिस। यस और नो? कैश बेसिस में हम क्या करते हैं बच्चों? कैश बेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हुए, राइट और रॉन्ग? एक्रूअल बेसिस में हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन बच्चों हुए हैं, आपने पे किया नहीं किया मेक्स नो डिफरेंस, आपको कैश मिला नहीं मिला मेक्स नो डिफरेंस, आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अंडर एक्रूअल बेसिस। और मिक्स बेसिस में बच्चों हम कैश बेसिस भी फॉलो करते हैं और एक्रूअल बेसिस भी। बट प्रैक्टिकली बच्चों जब आप अकाउंटिंग करेंगे तब कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस फॉलो करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं और ठीक है, और मिक्स बेसिस ये एक ऐसा है कि जिसमें आप कुछ ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे और कुछ ट्रांजैक्शन एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, जो प्रैक्टिकली बहुत कम हद तक यूज किया जाता है, राइट? ओके, तो अपने को दो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। और जहां पे कैश और एक्रूअल मिक्स है वो क्या बन जाता है, मिक्स या फिर हाइब्रिड बेसिस बन जाता है। ओके, तो कल जो मैंने आपको कैश और एक्रूअल बेसिस पढ़ाया था उसका बेसिक मीनिंग अगर आप सब लोगों को क्लियर है तो आज ये जो थेरोटिकल पार्ट के 4 पॉइंट है, ओके, इसको मैं टॉपिक के एंड में लेने वाला हूं, बिकॉज ये आपको टॉपिक के एंड में और अच्छे से समझ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से आ सकती है। और इसीलिए बच्चों आज मैं जा रहा हूं हमारे अकाउंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें अब धीरे 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 बच्चों आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आना चालू होगा, बराबर है? बट उसके पहले मैं दोहरा रहा हूं, अगर आपको मैंने जो कल 3 सिस्टम पढ़ाया वो आप सब लोगों को क्लियर हुए, राइट? और वो 3 सिस्टम क्लियर होने के बाद जो थेरोटिकल पार्ट है बच्चों, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये अगर अभी पढ़ोगे ना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ बच्चों, आप बोलेंगे सर ये बहुत बोर हो रहा है, क्यों? बिकॉज आपको बेसिकली मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। आप ओवर द पीरियड जैसे से अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? Ready? Okay. So what we will do? We'll first of all cover all the accounting concepts, and then at the end of this topic, we will go towards these 4 points. Actually, these 4 points are very easy. But right now, I will not discuss these 4 points. Okay? First of all, we'll try to understand all the transactions, meaning of transaction, all the accounting concepts and terminology. Right? So, शुरुआत करें बच्चों? ओके, सबसे पहले देखते हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 1 से लेकर आज तक मैंने कई बार एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। यस और नो बच्चों? कितने तो टाइम्स बच्चों मैंने वर्ड यूज किया, क्या? बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, और आप हर टाइम बोलते थे सर ट्रांजैक्शन मतलब क्या। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग देख लिया कि जो भी बच्चों बिजनेस में डीलिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जब बिजनेस में दो पार्टीज के बीच में कुछ भी डीलिंग होती है, सर दो पार्टीज मतलब मान लो आपने किसी आपके कस्टमर को माल बेचा, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यू सोल्ड गुड्स टू योर कस्टमर, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आपने किसी सप्लायर से माल परचेस किया, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आपने आपके एम्प्लॉय को सैलरी दिया, आपने आपके एम्प्लॉय को सैलरी क्यों दिया? बिकॉज उसने बदले में आपको सर्विस दी थी, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्रांजैक्शन क्या है, आज इसका हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। मान लो बच्चों आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और जितने भी आगे के 4 से 5 लेक्चर है, इसमें कई सारी नई चीजें हम स्टडी करने वाले। टेक केयर, आप सिंगल पॉइंट भी मिस मत करो, ओके? बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टेन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, और इसीलिए अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होना जरूरी है। अकाउंटिंग इज अ वर्सेटाइल सिस्टम which serves a large number of purposes in the modern business world. Hence, the following terminologies need to be understood. और अनडाउटेडली बच्चों अकाउंटिंग एक बहुत वर्सेटाइल सिस्टम है,
आप मुझे बताओ, आज दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है, सब बिजनेस अकाउंटिंग करते कि नहीं करते? अरे आप मुझे बताओ, अगर सब बिजनेस अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली बच्चों, अकाउंटिंग कुछ ना कुछ तो बच्चों बहुत बड़ा पर्पज सर्व कर रहा है, बहुत बड़ा पर्पज सेटिस्फाई कर रहा है। यस, और अगर आपको अकाउंटिंग समझना है, दोहरा रहा हूं बच्चों, अगर आपको ये इतना इंपॉर्टेंट चीज समझना है, अकाउंटिंग को समझना है, जिसको एंटायर बिजनेस वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, तो आपको अकाउंटिंग समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और उसी टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजैक्शन। समझ में आया? तो आज तक आपने जो भी ट्रांजैक्शन देखे, उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चों आप मुझे बताओ, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं है। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पता है, आपने कभी स्टडी किया होगा 12 बलूता सिस्टम, इसके या फिर बार्टर सिस्टम को भी आपने सुना होगा बच्चों, कि जब हम गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स देते थे, कि जब मनी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं था, जब पैसे का बच्चों इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, मनी था ही नहीं, तब क्या था, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हम लोगों के पास से एक्सचेंज करते थे क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास राइस है, बराबर है बच्चों, और फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपने बोला सर आप हमें अकाउंट पढ़ाओ, इसके बदले में हम आपको फॉर एग्जांपल 100 kg राइस देंगे। तो एक्सचेंज किससे होता था? गुड्स टू गुड्स, गुड्स टू सर्विसेज से एक्सचेंज होता था क्या? तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, इज बेसिकली कॉल्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। समझ में आया? ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। समझ में आया क्या? राइट, मतलब पैसे ही नहीं, माल दो माल लो, फिर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बेसिकली उन्होंने बोला दैट इज बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सब लोगों को समझ में आया? देखो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सब लोगों को समझ में आया? ओके। बट बच्चों, जब से अकाउंट या फिर जब से बच्चों बुक कीपिंग सिस्टम आया है, हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और आज तो बताओ ना, आज कोई भी बिजनेस है बच्चों, आज ऐसा कौन सा बिजनेस है जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बार्टर सिस्टम पे काम कर रहा है क्या कोई ऐसा बिजनेस जो बार्टर सिस्टम पे काम कर रहा है? सर नो, ऐसा तो कोई बिजनेस है। और इसीलिए आज के तारीख में अगर अपने को सच में कुछ डिटेल में सीखना है ना, तो ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सो बच्चों, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, अब बहुत लोगों को ऐसे लगता है, फॉर एग्जांपल ध्यान दो, अगर मेरा बिजनेस है और अगर मैंने आपको माल बेचा, तो बच्चों बदले में आप क्या करेंगे? मुझे कैश देंगे क्या? बदले में आप क्या करेंगे? मुझे कैश देंगे क्या? अगर मेरा बिजनेस है और अगर बच्चों मैंने आपको माल बेचा, तो बदले में आप क्या करेंगे? मुझे कैश देंगे? यस और नो? आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली यस। मतलब मैंने आपको माल बेचा और आपने मुझे कैश दिया। दोहरा रहा हूं बच्चों, मैंने आपको माल बेचा और आपने मुझे कैश दिया। कैश ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बट मान लो बच्चों ऐसा हुआ कि मैंने आपको माल बेचा, बच्चों मैंने आपको माल बेचा और आपने मुझे क्या कहा? सर हम आपको कैश देंगे, बट हम आपको कैश 8 दिन के बाद देंगे। हम आपको कैश 8 दिन के बाद देंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने आपको माल तो बेचा, आपने मुझे इमीडिएटली कैश दिया क्या? आप मुझे कैश 8 दिन के बाद देने वाले हो क्या? तो बच्चों, पहले ट्रांजैक्शन में आपने मुझे कैश इमीडिएटली दिया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे कहा सर हम आपको कैश 8 दिन के बाद देंगे। तो आप मुझे बताओ, जो ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली एक्सचेंज हुआ है, जो ट्रांजैक्शन में बच्चों कैश इमीडिएटली एक्सचेंज हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। और जो ट्रांजैक्शन में कैश कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ है, कि आपको आज अभी इमीडिएटली कैश मिलने नहीं वाला है, कैश कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है, दैट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि आप मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन कैश रो क्रेडिट रो, पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं? कैश ट्रांजैक्शन में पैसा आज मिलेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसा थोड़े दिन के बाद मिलेगा, बट पैसा तो मिलेगा ना, मनी तो इन्वॉल्व है ना। तो अगर मनी इन्वॉल्व है, तो ट्रांजैक्शन कैश रहा क्या, क्रेडिट रहा क्या? ट्रांजैक्शन कैश रहा क्या, क्रेडिट रहा क्या? आप उसको मॉनिटरी कहेंगे क्या? आप उसको मॉनिटरी कहेंगे क्या? Getting what I'm trying to say? So guys, try to understand. It makes no difference whether it is cash transaction or credit transaction. The only difference between cash and credit transaction is in cash transaction, you will get cash immediately, and in case of credit transaction,
cash payment or receipt is postponed to some future date, but it makes no difference. Cash is involved, money is involved, and therefore cash and credit transaction both are monetary transaction because इसमें money involved है. क्या आप सब लोगों को monetary transaction का meaning clear हो गया क्या? Because honestly बताना बच्चों, हैंड रेज करके बताना, कितने लोगों को ऐसा लगा था कि सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी मॉनिटरी नहीं है? कितने लोगों को ऐसा लगा था सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन नॉन मॉनिटरी बिकॉज उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है? जनरली एग्जैक्टली, ये देखो बच्चों ने हैंड रेज किया. देखो आपकी गलती नहीं है, या फिर आप आपके लिए सब्जेक्ट में आए, आपको क्या लगा सर कहाँ पे पैसा है? पैसा है सिर्फ थोड़े दिन के बाद मिलने वाला है, बट पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ये नहीं बोलता पैसा अभी के अभी चाहिए. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोलता है मनी इन्वॉल्व चाहिए, मनी उसमें चाहिए. हालांकि मनी आपको आज मिले, 15 दिन के बाद मिले, 1 महीने के बाद मिले, मनी इन्वॉल्व होना जरूरी है. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सिर्फ मनी आज नहीं है, बट 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अपने को मिलने वाले, फिर हम देने वाले हैं, और इसीलिए वो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है. सो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोथ आर कंसिडर्ड एज मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. ओके, अब जो बच्चों मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया उसी का एक्सप्लेनेशन चलो स्टेप बाय स्टेप हम देखना चालू करते हैं. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ट्रांजैक्शन. क्या दिया है? ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज द ट्रांजैक्शन. बच्चों, जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में मनी या फिर मनीज वर्थ के लिए एक्सचेंज होगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन. बहुत लोगों के दिमाग में मनीज वर्थ क्या है. बच्चों आप मुझे बताओ, कभी कभार आप फॉर एग्जांपल आपने जब क्लास में एडमिशन लिया, कुछ लोगों ने कैश भरा होगा, कुछ लोगों ने चेक दिया होगा, यस और नो? बच्चों आप मुझे बताओ, कैश इज एक्चुअल मनी, कैश इज एक्चुअल मनी, यस और नो? बट बच्चों जो लोगों ने चेक दिया उनके भी एडमिशन कंफर्म हुए कि नहीं हुए? दोहरा रहा हूं, जो लोगों ने चेक दिया उनके भी एडमिशन कंफर्म हुए कि नहीं हुए? मतलब मेरा बताने का ये पर्पज है कि बच्चों हमेशा कैश इन्वॉल्व होगा जरूरी नहीं है, मनी या फिर मनीज वर्थ. मनीज वर्थ मतलब जो मनी जैसा ही है, जिसको मनी जैसे ही वैल्यू है, बट वो सिर्फ बच्चों इंस्ट्रूमेंट है. फॉर एग्जांपल मनीज वर्थ इज चेक, राइट और इसको मॉनेटरी वैल्यू है. तो जब भी कोई भी दो पार्टीज के बीच में, दोहरा रहा हूं बच्चों, जब भी कोई भी दो पार्टीज के बीच में गुड्स या फिर सर्विस एक्सचेंज होंगे, कैसे एक्सचेंज होंगे? फॉर मनी या फिर मनीज वर्थ, आइदर फॉर कैश और फॉर चेक और फॉर डिमांड ड्राफ्ट. आप में से कुछ लोगों को डिमांड ड्राफ्ट का मीनिंग पता नहीं होगा. ओवर द पीरियड में आपको बैंक में भेजने वाला हूं डिमांड ड्राफ्ट क्या है ये देखने के लिए. गेट वेदांत, अगर मैं गोल्ड लेने के लिए तैयार हूं एज अ मनीज वर्थ, तो हम उसको यस बोल सकते हैं, बट जनरल डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो हम नहीं कहेंगे. क्लियर हुआ सबको? पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इसको हम मनीज वर्थ बोल सकते हैं बिकॉज इट कैन बी, इट इज एज गुड एज मनी फॉर अस. तो कोई भी दो पार्टी के बीच में अगर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे, किसके लिए? पैसों के लिए, मनी या फिर मनीज वर्थ के लिए, तो आप उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे. क्या आप सब लोगों को ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांजैक्शन, right? And now we have the two types of transaction. Number one monetary transaction and number two non-monetary transaction. बच्चों ट्रांजैक्शन दो टाइप के हैं क्या? ट्रांजैक्शन दो टाइप के हैं क्या? पहला टाइप है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड दूसरा टाइप है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेप बाय स्टेप. जो आपको पढ़ाया था वही है. Transaction which involves an exchange of money is worth directly or indirectly is called as a monetary transaction. कि जो ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर जो ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है इट विल बी कॉल्ड एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. हालांकि मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने दो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने दो, अगर ट्रांजैक्शन में मनी है तो दैट विल बी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. और हमेशा दिमाग में रखना बच्चों, आप मुझे बताओ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे प्रॉफिट और लॉस पे परिणाम कब होगा? जब ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है. आप मुझे बताओ, एक मिनट ध्यान दो. आप मुझे बताओ, अगर ट्रांजैक्शन में मनी ही नहीं है तो क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर असर होगा क्या? अगर ट्रांजैक्शन में मनी ही नहीं है तो क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर असर होगा क्या? यानी तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम हमेशा सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. बुक्स ऑफ अकाउंट में हम हमेशा क्या रिकॉर्ड करेंगे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट.
सबको समझ में आ गया? ओके, सो इसके आगे सर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप है क्या? नंबर वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड नंबर टू इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप है क्या? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या दिया है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली मिलेगा या फिर हम इमीडिएटली पे करेंगे, मतलब बच्चों इमीडिएटली आपका कैश एक्सचेंज हुआ, आपने माल बेचा, आपको कैश मिला, आपने किसी से माल लिया, आपने सामने वाले को कैश दिया, राइट? आप किसी दुकान में गए, आपने स्टेशनरी परचेज किया, आपने सामने वाले को कैश दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है कि जिसमें कैश इमीडिएटली पे या फिर रिसीव हो रहा है, उसको आप कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे क्या? So cash transaction refers to those transaction in which cash is paid or received immediately on the spot. समझ में आ रहा है? अभी के अभी कैश मिला, अभी के अभी कैश। Getting what I'm trying to say? That's it. So for example, purchase of goods for cash at rupees 15,000. अगर हमने कैश ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जांपल दिए कि अगर हमने 15,000 रुपए का माल कैश पे लिया, कैश ट्रांजैक्शन, इमीडिएटली कैश गया, हमने किसी बंदे को सैलरी दी, कैश गया कि नहीं गया? तो जो भी ट्रांजैक्शन में बच्चों कैश जाएगा या फिर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। एक तो कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन में इधर कैश आ रहा है फिर कैश जा रहा है, तो दैट विल बी प्योरली कॉल्ड एज एन कैश ट्रांजैक्शन। सबको समझ में आ गया? हर्षवर्धन आप मुझे तो बड़ा, आप बोल रहे हो अगर ऑनलाइन पेमेंट किया तो सर वो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा क्या? बेटा तू मुझे तो पेमेंट ऑनलाइन हुआ, बट पैसा तेरे अकाउंट में जमा हुआ कि नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे फी पे की, आप लोगों ने कैश नहीं दिया, जो लोगों ने गूगल पे से या फिर और कोई दूसरे सोर्स से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया एकेडमिक अकाउंट में, आप मुझे तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ? तो डोंट यू थिंक मेरे को तो कैश मिल गया ना? तो मेरे लिए तो मतलब कैश ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नॉट नेसेसरी आपने कैश देना चाहिए। आपने अगर चेक दिया, आपने अगर मेरे बैंक खाते में पैसे जमा किए, तो भी मैं उसको कैश ट्रांजेक्शन ही कहूंगा ना, बिकॉज आप मुझे पैसे दे चुके हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो कैश मतलब आप ऐसे दिमाग में देखो कि सर हमेशा हमने 2000 500 के नोट में पेमेंट करना चाहिए। आपने अगर आपके अकाउंट से गूगल पे से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, तो मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? श्योर? ओके। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो कैश ट्रांजैक्शन में एक तो कैश इमीडिएटली आता है या फिर कैश जाता है, पर बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट लेटर। कि सर जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक तो कैश मतलब जैसे कैश ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा था जा रहा था, वैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली आने या फिर जाने वाला नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको माल बेचा, आपने कहा सर आपने तो माल हमें बेच दिया, हम आपको कैश थोड़े दिन के बाद देंगे। मतलब आज मैंने तो माल बेच दिया, बट क्या मुझे उसके बदले में कैश आया क्या? नहीं आया। मतलब मैं इस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन कहूंगा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? सर जी दिस ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकॉज नो कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। मैंने अमर सिंह को एक मशीनरी बेचा क्रेडिट पे, अगर मैं अमर सिंह को मशीनरी बेच रहा हूँ तो मुझे पैसा कब आएगा? थोड़े दिन के बाद आएगा। उन्होंने बोला ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब क्या? मैंने आज मशीनरी तो बेच दिया, मशीनरी मेरे बिजनेस उसको चला भी गया, उसने बोला सर मैं आपको पेमेंट थोड़ी दिन के बाद करूँ। मतलब इमीडिएटली मुझे कैश मिला है क्या बच्चों? इमीडिएटली मुझे कैश मिला है क्या? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन refers to that transaction in which cash payment or cash what we can say receipt is not received immediately. It has been postponed to some future date. It will be called as a credit transaction. पहले आप सब लोग मुझे बताओ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मीनिंग आप सब लोगों को ए टू जेड लोगों को क्लियर? श्योर? 100%। आप अगर किसी दुकान में गए और आपने वहां से मान लो एक 200 रुपीज की बुक खरीदी और आपने उनको 200 रुपीज की एक नोट दी, कौन सा ट्रांजैक्शन? इफ यू गो टू सम shop and if you purchase a book of rupees 200 and you give them a yes 200 rupee note, it will be a cash transaction. Very good। बच्चों आपने उसको 200 रुपया नोट नहीं दी,
आपने आपके अकाउंट से उसको गूगल पे किया, आपने आपके अकाउंट से उसको 200 रुपया गूगल पे किया, कौन सा ट्रांजैक्शन? सर मेक्स नो डिफरेंस। आपने एक्चुअल कैश दिया कि आपने अकाउंट में पैसा दिया? पैसा तो दिया है ना? यस, यू आर राइट, इट विल बी कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने उनके पास से 200 रुपए की बुक खरीदी और आपने उनको कहा कि 8 दिन के बाद मेरे पापा आके आपको पेमेंट करेंगे, 8 दिन के बाद मेरे पापा आके आपको पैसा देंगे, मतलब बुक तो आप ले लिए, बट क्या आपने उसको इमीडिएटली कैश दी क्या? नहीं, it has been postponed to some future date, and therefore now the said transaction will be a credit transaction. So I hope you all have understood the meaning of transaction, and you all understood the meaning of monetary transaction. And under monetary transaction, there are two types of transaction: cash transaction and credit transaction. I hope you all have understood the meaning of cash transaction. छोटे से छोटे डाउट है पूछ लो, नहीं है हम आगे बढ़ रहे हैं. Try to understand guys. किसी ने मुझे पूछा है कि गोल्ड को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया? बेटा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होना जरूरी है. ओके, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. ओके, आपको समझ में आएगा, इतना लगेगा नहीं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज. अभी आपने सब्जेक्ट निकाला तो मुझे बताना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये भैया कि सर हम गोल्ड को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कहते? अगर सर हमने आपसे माल लिया और अगर हमने आपको गोल्ड दिया, प्रैक्टिकल सेंस में इसमें मॉनेटरी वर्थ इन्वॉल्व क्या है? सर मॉनेटरी वर्थ कैसे? बिकॉज मान लो सर जी, आपने आपने हमारी दुकान से लैपटॉप लिया, आपने किसी की दुकान से लैपटॉप लिया और आपने एक लैपटॉप के अगेंस्ट उसको 1 तोला गोल्ड दिया, मतलब आपको 50,000 का लैपटॉप मिला और उसको भैया 50,000 50,000 रुपीज का क्या मिला? गोल्ड मिला. मतलब मनी तो इन्वॉल्व है. मनी मतलब क्या? मॉनेटरी वैल्यू है, बट डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है क्या? सर प्रैक्टिकल लाइफ में ये एक्सचेंज की एंट्री हम बुक में पास करेंगे क्या? करेंगे, बट बहुत रेयर है. बट आप बोलेंगे सर अगर गोल्ड है, समझो मेरी बात, इसीलिए मैंने बोला कि पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल, मेरी बात समझो. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैंने मेरे गुड्स के अगेंस्ट कुछ गोल्ड वगैरह लिया तो मैं मेरे बुक्स अकाउंट में उसकी एंट्री करूंगा, बिकॉज मॉनेटरी वैल्यू एक्सचेंज हुई है ना. बट क्वेश्चन क्या है आपका, मेरी बात समझो, कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट? आप बोलेंगे सर बार्टर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है. उन्होंने बार्टर ट्रांजेक्शन क्यों किया, क्यों बोला है वहां पे? बस आप मुझे बताओ, आप बहुत टेक्निकल डिटेल समझना. जब बच्चों बार्टर था तब पैसा था क्या? जब बच्चों बार्टर सिस्टम था तब पैसा था क्या? अब मुझे तो अगर बार्टर सिस्टम में पैसा था ही नहीं तो कोई भी चीज की वैल्यू आइडेंटिफाई करना पॉसिबल था क्या? गुड्स तो एक्सचेंज हो रहे थे, बट उस प्रोडक्ट की वैल्यू एसेंड करना पॉसिबल था क्या? सर गुड्स तो एक्सचेंज हो गए बट वैल्यू पता नहीं. वैल्यू ही पता नहीं है तो मॉनेटरी वैल्यू आएगी कहां से? अगर आपके पास मनी है ही, मतलब मनी नाम की चीज ही नहीं, तो मॉनेटरी वैल्यू लाएंगे कहां से? इसलिए बार्टर के टाइम पे हम रिकॉर्ड नहीं करते. पर आप मुझे बताओ, अगर मेरे दुकान से मैंने आपको 50,000 का माल बेचा और उसके अगेंस्ट आपने मुझे 50,000 का गोल्ड दिया, तो मैं मेरे बुक में क्या लिखूंगा? कैश तो नहीं लिखूंगा, बट 50,000 का अगर गोल्ड आया और मैंने आपको अगर 50,000 का माल बेचा, तो मेरे लिए तो ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं मानता हूँ ना आपको कैश नहीं मिला, मैं मानता हूँ आपको बैंक में पैसा नहीं आया, और बट आपको मॉनेटरी वैल्यू तो आई ना. आपकी दुकान से माल गया और आपको 50,000 मॉनेटरी वैल्यू से आया कि नहीं आया? तो अब मुझे तो इसका असर मेरे बिजनेस के ऊपर होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर आपकी दुकान से माल गया, आपको 50,000 रुपीज का गोल्ड मिला है, मतलब आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका असर होगा, तो बिजनेस में रिकॉर्ड करना अनिवार्य है. राइट और रॉन्ग? तो मॉनेटरी वैल्यू है तो रिकॉर्ड करो. उन्होंने वर्ड प्योर बार्टर दे के आपको कंफ्यूज किया, बट अब मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हुआ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मॉनेटरी वैल्यू क्या मतलब, मीनिंग क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ, बट आप मुझे बताइए, ये जो अभी आपने मुझे केस बताया कि सर हम आपको गोल्ड देंगे और आप हमें माल बेचो. सर एक काम करो, हाँ हम आपको 5 ग्राम गोल्ड देते हैं और आप हमें 11th की एडमिशन दो. कितनी रेयर केस है. मोस्ट ऑफ द टाइम 99.999% जब भी ट्रांजैक्शन होंगे, आप उसके बदले में मुझे पैसा या फिर मनी या फिर मनी जोर देंगे कि नहीं देंगे? और हमारी जो इंडिया की मनी की डेफिनेशन है, हमारी जो इंडिया की मनी की डेफिनेशन है, उसमें गोल्ड नहीं आता है. समझ में आ रहा है क्या? हर एक देश की अपनी मनी की डेफिनेशन होगी ना. मनी मतलब क्या? जैसे आपके जेब में जो 2000 रुपीज का नोट है वो मनी है.
तो मनी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, बट एज सच गोल्ड डू नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ मनी, और इसीलिए उसको मॉनेटरी वर्थ नहीं कहा जाता, इसलिए उसको मॉनेटरी वर्थ नहीं कहा जाता। आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो किसी का क्वेश्चन था सर गोल्ड को मनी वर्थ क्यों नहीं कहा जाता है? बिकॉज गोल्ड एज सच मनी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता। ओके अरे और ये तो शुरुआत है आपकी, कई सारे और आगे डाउट्स आएंगे, बिंदास पूछो, आपको हर एक डाउट का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। बट जो किसी ने मुझे डाउट पूछा था, आप सबको क्लियर हुआ क्या? ओके तो उन्होंने यहाँ पे जो वर्ड बार्टर यूज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सर अगर कभी प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में हमारा माल बेच के गुड्स लिए तो रिकॉर्ड करना होगा। बार्टर के टाइम पे मॉनेटरी वैल्यू अवेलेबल नहीं थी करके प्रॉब्लम था। इज इट ओके? क्लियर है? ओके अब मैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन थोड़ा सा अपने हिसाब से बताता हूँ तो आपको समझने में हेल्प होगी। ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कि जो ट्रांजैक्शन में मनी या फिर मनीज वर्थ ना डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। बच्चों थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे गोल्ड दिया, इनडायरेक्टली गोल्ड को मॉनेटरी वैल्यू थी कि नहीं थी? इनडायरेक्टली गोल्ड को मॉनेटरी वैल्यू थी क्या? सर थी। गोल्ड अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको पैसा आएगा, और अगर इनडायरेक्टली गोल्ड को मॉनेटरी वैल्यू थी तो उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना जरूरी है। बट सर जो ट्रांजैक्शन में ना मनी इन्वॉल्व है, ना मनीज वर्थ इन्वॉल्व है, ना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, वो ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेरा फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर याद करो, तब मैंने आपको बोला था कि अरे भाई ऐसा हुआ कि मेरे दुकान से एक अच्छा बंदा क्विट करके चला गया। मान लो एक दुकान से जो मैनेजर 20 साल से हमारी दुकान में काम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चा जॉब क्विट करके चला गया, आप मुझे बताओ बिजनेस के लिए वो मैनेजर का जाना मैटर करता है? करता है। सर जी बिजनेस के ऊपर उसका असर होगा? होगा। बट क्या इसको कोई भी मॉनेटरी वैल्यू है क्या? क्या आप पैसों में बता सकते हो कि अरे ये आदमी गया, इसका वैल्यू इतना था? तो ऐसी जो सारी चीजें हैं, डोंट यू थिंक इट विल कम अंडर द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? आप समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां पे गुड सर्विस एक्सचेंज हो रहे, बट ना मनी इन्वॉल्व है, ना मनीज वर्थ इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बट कहां पे भी अगर मॉनेटरी वैल्यू डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बात ही खत्म, इट विल बी कॉल्ड एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, राइट? जब बार्टर के टाइम पे होता था, बार्टर के टाइम पे मॉनेटरी वैल्यू थी, तो लोग गुड्स एक्सचेंज करते, जस्ट अ सेकंड बेटा, लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे और उसको मॉनेटरी वैल्यू थी, तो नो क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्डिंग। बट नाउ gold have monetary value, so you need to record it into the books of account. Getting what I'm trying to say? I hope my point is clear. बोलो बेटा क्या डाउट है? Prachi, actually I'm on the same point now. Your question is, sir, if I have a cloth shop and if I want to purchase a gold, what if I exchange my cloth with golds, right? तो आपने आपकी दुकान से जो भी क्लॉथ आपने बेचने के लिए लाए थे वो उनको दिए, और आपने उसके अगेंस्ट क्या लिया? गोल्ड लिया। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का स्टॉक कम हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का स्टॉक कम हुआ कि नहीं हुआ? राइट? और उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड मिला कि नहीं मिला? मतलब बिजनेस के लिए तो ट्रांजैक्शन हुआ ना। सर कैसे ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने क्लॉथ दिए, आपने गोल्ड लिया, एक्सचेंज है। गोल्ड को मॉनेटरी वैल्यू है। बिजनेस के ऊपर असर हुआ। सो व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड इट इनटू द बुक्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? And actually this is the very first lecture for transaction. Over the period when you will start recording transaction, you will get a complete and clear idea. But still I hope monetary transaction, non-monetary transaction is very much clear to you, as well as meaning of transaction is also clear. Sure? So tell me if you have any kind of doubt in definition of transaction. After transaction there are two types of transaction, monetary, non-monetary, and in monetary again there are two types of transaction, cash transaction and credit transaction, right? So majorly you tell me whether you have understood the difference between credit transaction and a non-monetary transaction. क्या आप सबको क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्लियर हुआ है क्या? बिकॉज मैंने आज तक बच्चों को हमेशा एक पॉइंट पे, जितने भी लास्ट
8 से 9 साल में बच्चों मैं जितने भी अराउंड 2000 प्लस मैंने 11th के स्टूडेंट को गाइड किया, हमेशा मैंने देखा है कि बच्चों को इस पॉइंट में कंफ्यूजन होता है कि सर जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन उनको सेम लगता है। गेटिंग राइट? जस्ट टेल मी कि किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा सर गोल्ड, गोल्ड को मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं है? तो आज के तारीख में अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बता, देखो बुक के एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक बोलता है बार्टर सिस्टम रिकॉर्ड नहीं होगा। बार्टर सिस्टम रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? बिकॉज बार्टर के टाइम में मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना पॉसिबल नहीं था। बट आज की तारीख में अगर आपने आपकी दुकान से माल दिया और उसके अगेंस्ट गोल्ड लिया तो उसको मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं? आप बोल सकते ना कि सर हमने 50,000 का माल दिया और उसके अगेंस्ट हमने 50,000 का गोल्ड लिया, 50,000 मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं है? मतलब आपने जो दुकान में से कपड़े दिए और उसके अगेंस्ट आपने जो गोल्ड लिया, इसको आप इनडायरेक्टली मॉनेटरी वैल्यू से जोड़ सकते हो क्या? यस, जोड़ सकते हो, तो उसको रिकॉर्ड करो। समझ में आ गया? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्रेडिट मतलब आपको इमीडिएटली कैश नहीं मिला, एंड नॉन मॉनेटरी मतलब जहां पे मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है, इसकी वजह से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पॉसिबल है। तो क्रेडिट मतलब क्या? ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी वैल्यू है, सिर्फ आपको आज के आज कैश नहीं मिला। कैश आपको 8-10 दिन, 15-20 दिन, 25-30 दिन के बाद मिलेगा। गेटिंग? राइट। एंड नॉन मॉनेटरी मीन्स वी डोंट नो द मॉनेटरी वैल्यू एक्चुअली। अपने को मॉनेटरी वैल्यू पता ही नहीं। अब मुझे तो मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं, तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? रिकॉर्ड किया भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या फर्क गिरेगा? बिकॉज उसको वैल्यू ही नहीं, मॉनेटरी वैल्यू। अब मुझे तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सबको। और भी कोई डाउट है? आई एम रेडी टू। Still you have any kind of doubt, guys, please tell me. I'm ready. क्या बात, सब लोगों को क्लियर हुआ? देखो एक लेक्चर में कितना हो रहा है, इससे इंपॉर्टेंट जो हो रहा है वो 100% दिमाग में गया क्या? ऑल राइट। सो आई होप वरद आपका जो डाउट था बेटा वो क्लियर हो गया। वरद बेटा आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया बेटा? पक्का। ऑल राइट। किसी ने मुझे एम्प्लॉय रिलेटेड कोई डाउट पूछा है मेरे भाई? क्या डाउट है आपका? क्या बोल रहे हो आप? क्या डाउट है आपका? But if an employee has done his work in 1 month but gets the salary for that in the next month, why is that a cash transaction? It is not instant. Try to understand, Chinmay. Just check whether cash is involved or not. मतलब मान ले मार्च महीने के लिए जब तूने काम किया और अगर ऑर्गेनाइजेशन तेरे एम्प्लॉय को अप्रैल के फर्स्ट वीक में सैलरी दे रहे हैं, बेटा जिस दिन सैलरी देगा उस दिन कैश इन्वॉल्व है क्या? सिंपल चीज का मुझे आंसर दें। तो कैश ट्रांजैक्शन हो। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए देखो कैश और क्रेडिट में फर्क क्या है? कैश ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली पे होता है रिसीवर, क्रेडिट में हम उसको पोस्टपोन करते हैं। अगर मैंने आपको पूछा सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय कैश ट्रांजैक्शन है क्या? है, क्यों? बिकॉज सर आप इसको इमीडिएटली कैश दे रहे हो। समझ पा रहे हो? आपका कंफ्यूजन कहां पे पता है चिन्मय? मैं आपको बोलता हूँ, आपका कंफ्यूजन है सर वो काम तो पूरा महीना करेगा और बाद में उसको सैलरी मिलेगा, तो आपने उसको सैलरी लेट दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, सैलरी के ऊपर आपका अधिकार कब आता है? जब आप पूरा महीना काम करते हो। यस और नो? मतलब जब आप 1 मार्च से 31 मार्च काम करेंगे तब आपको 1 या फिर 2 अप्रैल को सैलरी मिलेगी। तो जब आपने एक मार्च से 31 मार्च काम किया तब आपको उस सैलरी के ऊपर राइट एक्सरसाइज हुआ, तब आपको लगा तब आपको सैलरी पेएबल है। एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 2 तारीख को सैलरी दे दिया, 2 तारीख को सैलरी दिया जो 31 मार्च तक आपने काम किया उसका था।
आपको सैलरी ड्यू हुआ और ऑर्गेनाइजेशन आपको दे दिया, सैलरी देते हो कैश इन वाले, कैश ट्रांजैक्शन। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि देते वक्त ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है। जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे उसमें अगर कैश इन्वॉल्व है तो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर उसमें कैश या फिर कोई भी कैश रिलेटेड चेक डिमांड ड्राफ्ट इन्वॉल्व नहीं है, बैंक रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो देन इट विल बी एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आपको समझ में आया क्या कैश ट्रांजैक्शन क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इसके आगे के 6 से 7 लेक्चर बच्चों कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, मिस मत करो प्लीज, बिकॉज नहीं तो आपका ऐसे ये चीज में अगर आपका नुकसान हो गया ना बच्चों, टॉपिक नंबर 2-3 में कॉन्फिडेंस कम होगा। और जो लोगों का, मैं दोहरा रहा हूँ, जो लोगों का अकाउंट्स का टॉपिक नंबर 1-3 गया बच्चों, आप कितना भी कर लो आप अकाउंट ठीक से कर ही नहीं सकते। जो लोगों का टॉपिक नंबर 1-3 गया ना, आप अकाउंट जिंदगी में कर ही नहीं सकते, बिकॉज सारा बेस तो इसी में रखा होगा। एडवांस कितना भी आने दो, बेस आपको आना चाहिए तो आगे की बात, राइट। So transaction and entire part of transaction, definition, monetary, non-monetary, cash, credit, barter, and all the related examples I have completed in class. So we have completed till non-monetary. Any kind of doubt you can ask. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है क्या बच्चों? तो आज जब आप आपके अकाउंट की बुक कंप्लीट करेंगे, दोहरा रहा हूं बच्चों, आज जब आप आपके अकाउंट की बुक कंप्लीट करेंगे, क्या यहाँ तक आप इसको लिखेंगे क्या? पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, बट एकदम प्रॉपरली कर लो, बिकॉज कल के लेक्चर में मैं आपको एंट्री, नरेशन, गुड्स, ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। कैपिटल एंड ड्राइंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। जैसे देखो, नॉर्मल लेक्चर से आपको आज का लेक्चर थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज सर आपने कुछ उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा। हर एक लेक्चर में बच्चों आपको कुछ नई नई कॉन्सेप्ट मिलेंगी और आप धीरे धीरे आपका अकाउंट का इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है। श्योर? क्या बात। So I think this was lecture number 6 of accountancy, and इसमें मैंने आपको आज तक का सारा जो भी थ्योरी पढ़ाया, आई होप आप सब लोगों को क्लियर है। आई होप आप सब लोग अपनी नोटबुक पूरी तरह से कंप्लीट। ओके गाइस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स स्टडी करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।